Assalamu alaikum, dear students. Hope you are doing fine. This is me, Behroz Ahmed Khan, and we are going to study today lecture number 3 of economics. So stay tuned with me. So if we discuss about the chapter, we have discussed production and distribution in detail. The first class we have done in as recorded video, and the second one we have taken the day before yesterday in the Zoom session, a 40-minute class, and we discussed the chapter thoroughly. So we have discussed the factors of production in complete, like organizer and entrepreneur at the last. So now and we also discussed the definition of distribution. The definition of distribution. So distribution was that when the wealth is distributed among the stakeholders. जब आपकी जो वेल्थ है वो स्टेक होल्डर्स के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट होती है तो इसे हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं. यानी आपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइज़र, एंटरप्रेन्योर सबको यूज़ किया और इनको यूज़ करके आपने जो है वो जो प्रोडक्ट बनाई उसको बेचा और जो पैसा उससे आपने कमाया. अब इस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट होना है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन का स्टेज आएगा. तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी ये किस तरह से होगी इसकी हम बात करेंगे आज. इसके कुछ जो है वो आपके पास हेडिंग्स हैं, कुछ जो बेसिकली आप कह सकते हैं कि फैक्टर्स हैं. जैसे कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इसी तरह फैक्टर्स हैं सम डिस्ट्रीब्यूशन के भी. यानी डिस्ट्रीब्यूशन में भी जो है वो फैक्टर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होती है. इस तरह से कि सबसे पहला आपके पास जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो है लैंड. तो लैंड को जो रेम्यूनरेशन जाता है वो होता है रेंट. यानी आपने अपनी प्रोडक्शन के अंदर यूज़ किया लैंड को एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपने यूज़ किया. तो अब लैंड को आपने डिस्ट्रीब्यूशन करते वक्त उसको कुछ ना कुछ हिस्सा देना पड़ेगा उसका, और वो हिस्सा जो उसका होगा वो होगा रेंट. रेंट का मतलब क्या है? रेंट बेसिकली आपके पास है एक ऐसी पेमेंट जो कि आप करते हैं अगेंस्ट द एक्विजिशन ऑफ लैंड. यानी आप किसी का लैंड एक्वायर करें, उस लैंड को अपनी प्रोडक्शन में यूज़ किया, उसका प्रोडक्शन में कुछ हिस्सा है, तो उसका वो हिस्सा जो है वो आप उसको देते हैं एज अ रेंट के तौर पे. ठीक है. यानी कि इकोनॉमिक रेंट इज़ अ पेमेंट ऑफ द ऑनर और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन एक्सेस ऑफ द कॉस्ट नीडेड टू ब्रिंग द फैक्टर इनटू प्रोडक्शन. यानी आपने जो उसको अपनी प्रोडक्शन में यूज़ किया तो ज़ाहिर है उस लैंड के ऊपर कुछ ना कुछ खर्चा, यानी कुछ ना कुछ जो है वो लैंड का इस्तेमाल हुआ. अगर वो लैंड आप यूज़ नहीं करते तो वो लैंड फारिग इसी तरह रखा होता, वो एक अलग बात है. लेकिन जब आपने उसको यूज़ किया तो ज़ाहिर है उसकी कोई ना कोई हिस्सेदारी है. तो जब उसकी हिस्सेदारी को आप जो है वो पैसों से काउंट करेंगे तो वो कहलाएगा उसका रेंट. ठीक है. तो रेंट हमारे पास है दो तरह के, एक होता है ग्रॉस रेंट और एक होता है हमारे पास नेट रेंट. ठीक है. ग्रॉस रेंट और नेट रेंट क्या होता है? ग्रॉस रेंट हमारे पास जो है वो ऐसा रेंट होता है कि जिसके अंदर आपके पास या पहले अगर हम नेट रेंट की बात कर लें तो फिर ग्रॉस रेंट आपको बेहतर समझ में आ जाएगा. नेट रेंट जो है वो ओनली रेंट है. नेट रेंट को मैं पहले डिस्कस कर लेता हूँ. नेट रेंट आपके पास है ओनली रेंट, यानी एक ऐसा रेंट जो कि आप लैंड के ऊपर पे करते हैं किसी को भी. अच्छा, एक सवाल होगा आपका कि सर अगर हमारा लैंड अपना है, जगह अपनी है, तो फिर हम रेंट किसको पे करेंगे और क्यों पे करेंगे? तो देखें बेटा, अगर आपकी जगह अपनी भी होती है तो देन उसके बावजूद भी अगर आप का लैंड आपने ख़ुद इस्तेमाल किया है, फिर भी उस लैंड की कोई ना कोई हिस्सेदारी तो है बिज़नेस में. अगर आप वही रेंट अपने आप को देते हैं तो कुछ तो कम अमाउंट, कुछ तो कॉस्ट बनेगी, कुछ तो उसकी जो है वो वैल्यू बनेगी. वही रेंट अगर आप अपने आप को देते हैं तो उसकी कोई ना कोई जो है वो कुछ ना कुछ तो कॉस्ट बनेगी, कोई ना कोई वैल्यू तो उसकी बनेगी. तो ये आपके पास जो है वो बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपने समझना है इस बात को कि रेंट जो है वो लाजमी है फैक्टर प्रोडक्ट. चाहे आपकी अपनी बिल्डिंग हो, लेकिन उसके बावजूद आप अपनी बिल्डिंग को भी जो है वो एज अ फैक्टर यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. अब हम बात करेंगे वंस अगेन नेट रेंट की. तो नेट रेंट हमारे पास क्या होता है? नेट रेंट हमारे पास एक ऐसा रेंट है जो कि सिर्फ रेंट है. यानी आपने किसी का लैंड एक्वायर किया और उसका लैंड एक्वायर करके आप उसे अगर जो है वो पेमेंट करते हैं कोई, तो वो कहलाता है आपका नेट रेंट. ठीक है. उस लैंड के अंदर क्या आता है? सिर्फ और सिर्फ लैंड, सही, और कोई चीज़ उसके अंदर नहीं आती. लेकिन जब हम बात करते हैं ना ग्रॉस रेंट की, तो ग्रॉस रेंट के अंदर लैंड के अलावा उसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शामिल चीज़ें भी आ जाती हैं. फॉर एग्जांपल, आपने किसी का लैंड एक्वायर किया, उसके ऊपर बिल्डिंग भी बनी हुई है, तो आप खाली लैंड का नहीं है, बिल्डिंग का भी रेंट पे करेंगे. इसके अलावा अगर बिल्डिंग के अलावा वो कोई फर्निश्ड बिल्डिंग है, यानी
अगर उसके अंदर एसी भी लगा है और उसके अंदर जो है वो सोफ़े भी लगे हैं, अगर वो इस तरीके से बनाया गया है कि बहुत ही जो है वो लग्जरियस अगर वो है, तो वहाँ पे आपको जो है वो मज़ीद पे करना पड़ेगा। इसकी छोटी सी एग्जांपल आप इस तरह ले सकते हैं कि आप एक कमरे का मकान किराए पे लेते हैं किसी ऐसी जगह पे जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी इलाके में, कोई छोटे इलाके में किसी एक कमरे का मकान आपने किराए पे लिया जो कि बहुत ही सादा बना हुआ है, बहुत ही नॉर्मल जो है वो बना हुआ है, ठीक है, और उसके अंदर कोई लग्जरियस आइटम, कोई चीज़ फर्निश नहीं है, खाली कमरा है, आपने सब कुछ उसके अंदर ख़ुद करना है, ठीक है। और एक आप कमरा किराए पे लेते हैं होटल के अंदर, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे फर्निश रूम होता है, ठीक है, वहाँ पे जो है बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वहाँ पे जो है वो तमाम चीज़ें जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो लग्जरियस होती हैं, ठीक है। एसी भी होगा वहाँ पे रूम में, ठीक है, वहाँ पे बेड भी लगा होगा, कलर जो है वहाँ का बहुत ही खूबसूरत होगा, और आप जो है वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ स्टे करते हैं, आप अपनी कोई चीज़ नहीं लगाते, लेकिन वहाँ पे आपको रेंट बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है। जबकि आप कोई खाली अगर एक कमरा लेते हैं या एक दुकान लेते हैं, उसका जो है वो रेंट कदरे कम होगा। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि नेट रेंट फ़र्क इस तरह आता है कि नेट रेंट जो है वो सिर्फ रेंट है लैंड का, लेकिन जब उसके ऊपर बाकी चीज़ें ऐड होती हैं तो फिर वो ग्रॉस रेंट बन जाता है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम वेजेस की तरफ। दूसरा जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन था आपका वो था लेबर को आप जो पे करते हैं वो कहलाती है वेजेस, ठीक है। अब वेजेस क्या होती हैं? वेजेस कहलाती हैं आपकी प्रोडक्शन, आपकी जो अर्निंग है उसमें से लेबर का हिस्सा, ठीक है। लेबर कौन है? लेबर वो है कि जिससे आप जो है वो वर्क ले रहे हैं, काम ले रहे हैं, जो बेसिकली आपकी मशीन रन कर रहा है, जो आपकी इक्विपमेंट को जो है वो चला रहा है, जो आपके जो है वो किसी भी तरह के ऑपरेशंस हैं, जो चाहे वो टॉप टू बॉटम कोई भी ऑपरेशन है, तो वो करने के लिए आपने जो भी लेबर हायर किया है उसको आपको ज़ाहिर है कि सैलरी कहें या वेजेस वो आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये जो आपके पास वेजेस हैं, ये है लेबर की रेम्यूनरेशन, यानी लेबर का हिस्सा जो आपको लेबर को उसकी सर्विसेज के बदले पे करना पड़ेगा, जो उसने आपकी प्रोडक्शन के अंदर अपनी सर्विसेज शामिल की, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है वो आप वेजेस की बात करेंगे, तो वेजेस हमारे पास उसकी एक डेफिनेशन भी हमारे पास मौजूद है। वेजेस इज़ डिफाइंड बाय द प्रोफेसर बेनहैम लाइक दैट द पेमेंट मेड फॉर द सर्विसेज ऑफ लेबर और द रेम्यूनरेशन ऑफ लेबर बीइंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज़ कॉल्ड वेजेस। इसका मतलब क्या है कि द पेमेंट मेड फॉर द सर्विसेज ऑफ लेबर, जो लेबर की सर्विसेज हैं उसके बदले हम जो पेमेंट कर रहे हैं, और द रेम्यूनरेशन ऑफ लेबर बीइंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि वो आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, तो इस हिसाब से उसकी हिस्सेदारी या उसने जो सर्विसेज दी हैं उसकी पेमेंट, ये दोनों तरीके से आप कहें तो ये वेजेस ही कहलाएगा। यानी जो लेबर है वो आपका बेसिकली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ज़ाहिर है जो आपकी प्रोडक्शन में आपको हेल्प कर रहा है उसे कुछ ना कुछ तो आपको रेम्यूनरेशन देनी पड़ेगी। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है कि बेसिकली आप वेजेस ही कह लें, या फिर जो है वो आप ये कह लें शेयर, हिस्सा, ठीक है, या उसकी जो है वो सैलरी कह लें, या उसका जो प्रॉफिट है, जो भी मार्जिन है वो आप कह लें। तो या तो उसको आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं तो उसकी रेम्यूनरेशन, अदरवाइज़ वो सर्विसेज दे रहा है तो उसके बदले उसकी पेमेंट। वेजेस में भी डिफाइंड एज अ सम ऑफ मनी पेड अंडर कॉन्ट्रैक्ट बाय एम्प्लॉयर टू अ वर्कर फॉर सर्विस रेंडर्ड, यानी एम्प्लॉयर जो है अपने वर्कर को, एम्प्लॉयर कहलाता है बेसिकली एंटरप्रेन्योर यानी मालिक, जो कि जिसने एम्प्लॉय को हायर किया, एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉई को जो है वो एम्प्लॉयर पे करता है एक सर्टेन अमाउंट जो कि कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो डिसाइडेड होती है। जैसे आप जब जॉब पे हायर होते हैं तो ज़ाहिर है एक आपकी सैलरी डिसाइड होती है, आपका एक अपॉइंटमेंट लेटर होता है, तो वो बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आप जो सर्विसेज देंगे उसके बदले आपको ये पेमेंट की जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरेस्ट। अच्छा, जो इंटरेस्ट है वो है थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्या था हमारा? थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन था हमारा कैपिटल, ठीक है। अच्छा, कैपिटल ऐसा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है कि जिसके ऊपर जो है कैपिटल एक ऐसा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है कि जिसके ऊपर जो है बेसिकली इंटरेस्ट दिया जाता है, ठीक है, इंटरेस्ट दिया जाता है। अब कैपिटल था क्या, मैं पहले आपको याद दिला दूँ। कैपिटल थी इन्वेस्टमेंट, द इन्वेस्टमेंट मेड बाय ऑनर। ऑनर अपने बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट करता है वो कहलाता है आपका कैपिटल, ठीक है। अच्छा, ये बात आप सुन लें कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ऑनर अपने बिज़नेस में इन्वेस्ट कर रहा है, वो सिर्फ़ और सिर्फ वो अमाउंट नहीं होती जो ऑनर के अपनी मलकियत है, बल्कि इसके अंदर जो है वो ऑनर की लायबिलिटीज़ भी शामिल होती हैं। यानी कि ऑनर ने जो उधार लिया है,
चाहे वो बैंक से लोन लिया है, चाहे वो किसी इंडिविजुअल से लिया है, ऑनर ने अगर किसी से लोन लिया है और वो लोन लेके बिज़नेस में इन्वेस्ट किया है तो ये लोन भी ऑनर का कैपिटल है, ठीक है। लेकिन है ये पैसा जो है वो उसके ऊपर लायबिलिटी यानी कर्ज़ा, वो कर्ज़ा उससे वाजिबुल अदा है, और जब तक वो कर्ज़ा उसने लिया हुआ है उसको इंटरेस्ट यानी सूद जो है वो उसके ऊपर देना पड़ेगा परसेंटेज के मुताबिक जो डिसाइडेड है, ठीक है। तो इंटरेस्ट जो है वो कैपिटल पे इसी तरह से होता है कि अगर कैपिटल ऑनर ने किसी से उधार यानी कर्ज़ा लेके लायबिलिटी के ज़रिए इन्वेस्ट किया है या फिर उसने अपने रिसोर्स से इन्वेस्ट किया है, लेकिन वो कैपिटल बेसिकली चाहे वो इन्वेस्टेड अपने पास से है या फिर जो है उसने लायबिलिटी लेके इन्वेस्ट किया, उसके बावजूद कैपिटल पे दिया जाएगा इंटरेस्ट, ठीक है। जो भी कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है ऑनर ने उसके ऊपर एक इंटरेस्ट दिया जाता है अकॉर्डिंग टू द डिसाइडेड अमाउंट, ठीक है। अब होता ये है कि ऑनर अपने आप का जो कैपिटल इन्वेस्टेड होता है उस पर तो इंटरेस्ट नहीं लेता क्योंकि वो उसका अपना बिज़नेस है, लेकिन अगर उसूल से देखें तो उसूल के मुताबिक जो है वो हमारे पास इंटरेस्ट होता है कैपिटल पर, बोथ इन्वेस्टेड और बोथ जो है वो लायबिलिटी, दोनों तरह के कैपिटल पे हमारे पास इंटरेस्ट होता है, ठीक। तो अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट की। तो इंटरेस्ट जो है वो पे किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द सर्टेन डिसाइडेड परसेंटेज। उसके मुताबिक जो इंटरेस्ट होगा ये तीसरे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी कि हमारे कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाता है। अब अगर लायबिलिटी है ऑनर की तो ठीक है, नहीं है उसका अपना सब टोटल इन्वेस्टमेंट है, तब भी उस पर इंटरेस्ट जो है वो तीसरे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे, यानी पहले फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का हिस्सा था लैंड को हम पे करते हैं उसको रेंट। दूसरा हमारे पास जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन था वो था लेबर को हम पे करते हैं वेजेस। तीसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन था और कैपिटल को हम पे करते हैं इंटरेस्ट की डेफिनेशन देख लेते हैं ज़रा। इंटरेस्ट की डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू द एल्फ्रेड मार्शल, द प्राइस पेड फॉर द यूज़ ऑफ कैपिटल इन एनी मार्केट। किसी भी मार्केट में जब हम कैपिटल यूज़ करते हैं तो कैपिटल को यूज़ करने की जो प्राइस है उसे हम इंटरेस्ट कहते हैं। ये एल्फ्रेड मार्शल ने बहुत अच्छा डिफ़ाइन किया है। यानी आप किसी भी मार्केट में हो, चाहे वो पाकिस्तानी मार्केट हो या फ़ॉरेन मार्केट हो, चाहे वो ऐसी कंट्री हो जो बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड हो या अंडर डेवलप्ड हो, वहाँ पे उनके पैसे की कैपिटल की जो भी वैल्यू है उसके मुताबिक जब आप कैपिटल को यूज़ के लिए आप ऑब्टेन करते हैं, हासिल करते हैं, तो उसकी जो प्राइस पे करनी पड़ती है उसे हम इंटरेस्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो आज के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास ये कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब हम जो है वो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल मज़ीद डिस्कस करेंगे नेक्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और चैप्टर को इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो अभी तक के लिए जो है वो थैंक यू, और काइंडली लेक्चर को थोड़ा सा आप स्टडी कीजिएगा इन डेप्थ और उसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछिएगा, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। वीडियो होती है फ़िज़िकल, ये अल्लाह ताला जानता है, लेकिन पढ़ाई आपने रोकनी नहीं है, अपनी एजुकेशन को आपने कंटिन्यू रखना है, लॉस नहीं होना चाहिए। तो इसको आप कंटिन्यू करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी आपसे। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।